बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उसी समय टनकपुरा नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसमें सुनील नाम का एक व्यक्ति अपने पिता के साथ रहा करता था। सुनील अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में अक्सर उनका हाथ बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेतों का काम करना अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ सुनील शारीरिक रूप से काफी मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4-4 लोगों की जरूरत होती, वहाँ सुनील जाकर अकेले उस काम को कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर पर गाय और भैंस पाला करती थी, जिनका दूध पी पी कर सुनील बहुत ही ताकतवर हो चुका था और इसी की वजह से गांव में कोई भी सुनील और उसके परिवार के साथ पंगा और झगड़ा नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जो खेती बाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका बहुत सा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव से लेकर जाया करते थे। इसीलिए गांव वालों को अपने खाने पीने की चीजें उगाने के लिए खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान के रूप में उनको देना पड़ता था और उनको देने के पास खाने के लिए बहुत ही कम अनाज बचता था। इसलिए ज्यादा मेहनत करके वह अपने पूरे साल का अनाज पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि सुनील का पिता बूढ़ा हो चुका था, लेकिन खेती बाड़ी के काम में वह बहुत ही अनुभवी आदमी था। कौन सी फसल कब कब बोनी है और उसमें कितना पानी देना है और उस फसल को कौन सी खाद देना है, इन सब के बारे में सुनील के पिता को अच्छे तरीके से जानकारी थी और मेहनत करने के लिए भी वह कभी पीछे नहीं हटता था। जाड़े के दिनों में रात रात भर अपनी फसल में पानी देने का काम वह बड़ी ही आसानी के साथ कर लेता था। लेकिन अब वह धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे और उनकी देखने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसलिए रात में फसल में पानी देना बड़ा ही जोखिम भरा होता था, क्योंकि फसल में बहुत से जंगली जानवर भी रहा करते थे, जिससे सुनील के पिता की जान की खतरा बढ़ जाती थी। और कई बार उस फसल में सांप भी देखा गया था, जिसकी वजह से सुनील की माँ बहुत ही चिंतित होती थी और वह सुनील को अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चले हैं, अब सारा कामकाज, सारी फसल की जिम्मेदारी तुम्हें अपने सर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो कि घर में जवान बेटे के होते हुए बूढ़ा पिता खेतों में काम करता घूमे, यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इतनी ताकत है, तुम इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर हो, तुम खेतों का काम आसानी से ही कर सकते हो, लेकिन तुम क्यों नहीं कर रहे हो? सुनील के ऊपर उनकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता, तरह तरह के खेल खेलता रहता, लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए कभी आगे कदम नहीं बढ़ाता। एक दिन जब सुनील के पिता फसल में पानी दे रहे थे, तो अचानक उनके पैर के नीचे एक सांप दब गया और उनको वह काट लेता है। उनके आसपास मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर पहुंचते हैं। रात का समय था और अस्पताल भी आसपास कहीं पर भी नहीं थे। सबसे नजदीकी अस्पताल वहां के नगर में था, जो कि गांव से बहुत ही दूर था। इसलिए जब सुनील अपने पिता को नगर में लेकर जाता, तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सुनील अपने पिता के मृत शरीर को अपने घर पर वापस लेकर लौट आता है। उसके घर में पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया था। घर में अब कोई नहीं बचा था जो घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सके। घर में सुनील और उसकी माँ बची थी। पूरी जिम्मेदारी सुनील के कंधों पर थी। सुनील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन आगे किस तरह चलने वाला है। अब तक जो सुनील बेफिक्र हुआ करता था, अचानक उसके कंधे पर सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। उसे ही फसल उगानी पड़ती थी, फसल की देखभाल करनी पड़ती थी और फसल में पानी देना पड़ता था। अब यह सब काम सुनील को ही करना पड़ता था। लेकिन सुनील के मन को एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना और ताश खेलना उसका यही काम हुआ करता था। लेकिन समय ने करवट ली और वह भी दिन आ गया जब अंग्रेज उस गांव में लगान वसूल करने के लिए आ पहुंचे। सुनील अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके खेतों में बहुत ही कम अनाज हुआ। दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेतों में आधा अनाज हुआ। आधे में से ज्यादातर हिस्सा अंग्रेज लगान के रूप में वसूल कर अपने साथ ले गए। अब सुनील के घर में खाने के लिए भी लाले पड़े हुए थे। उसकी माँ को मांगना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वह फिर भी क्या करती, क्योंकि सुनील एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। अब उसके खेत बंजर पड़े हुए थे, उनमें कोई भी अनाज उगने वाला नहीं था। यह देखकर सुनील की माँ को बहुत ही आघात पहुंचा। उसके सीने में एक दर्द सा होता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों के मोहताज हो चुके थे। वह अक्सर सुनील को समझाने की बहुत कोशिश करती थी,
लेकिन अपनी माँ की बातें सुनने के बाद सुनील के अंदर कुछ देर तक जोश और उत्साह जगता, जिससे वह अपना सामान उठाकर अपने खेत में काम करने के लिए पहुंच जाता। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसका वह जोश ठंडा हो जाता और फिर से वही अपनी जीवन शैली शुरू कर देता। एक दिन सुनील की माँ सुनील को जली कुटी सुना रही थी, तो सुनील गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, मैं भी चाहता हूँ दूसरों की तरह अनाज उगाना, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन अपने बस में ही नहीं है। मैं रात में सोचकर यह सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करने के लिए मैं जाऊंगा और अनाज उगाऊंगा, लेकिन सुबह उठते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का भी मेरा मन नहीं करता है। मैं खुद अपने आप में बहुत परेशान हूँ। मैं खुद इन चीजों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यह सभी बातें सुनील का पड़ोसी भी सुन रहा था। सुनील का यह कथन सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसी हालत मेरे बेटे की भी हुआ करती थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। जब मैंने अपने बेटे को उससे मिलाया तो पता नहीं उसने ऐसा क्या बताया कि मेरा बेटा आकस्मिक रूप से एकदम बदल गया। आज वह बहुत ही मेहनत करता है। सुबह उठते ही बिना बोले खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाता है। मैं खुद उसका यह बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आखिर उसने ऐसा क्या बताया उसको? तुम भी एक बार जाकर उस भिक्षु से मिल लो। वह पैसे तो नहीं लेता। अगर तुम्हारा फायदा भी नहीं हुआ तो तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। यह सुनकर सुनील की माँ ने कहा, बेटा एक बार जाकर तुम उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिलो। उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता तो मैं सह लूंगी, लेकिन अपने स्तर पर तुम अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में इतनी क्षमता है, इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम कोई काम नहीं करते हो। तुम एक बार उस भिक्षु से जरूर मिलो। यह सुनकर वह अगले दिन उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है। उसकी समस्या सुनने के बाद भिक्षु कहना शुरू करते हैं। भिक्षु उससे बताते हैं कि तुम रात में यह सोचकर सोते हो कि सुबह मुझे जल्दी उठना है और काम को जाना है, लेकिन सुबह तुम बिस्तर पर से ही नहीं उठ पाते हो। ऐसा क्यों होता है? यह सुनकर सुनील कहता है कि हे महात्मा, मैं वही जानने के लिए आपके पास आया हूँ। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु कहता है, तुम तो अपने आप को बदलना चाहते हो, लेकिन तुम 2 मिनट में ही अपने आप को बदलना चाहते हो। 2 मिनट तुम्हारे अंदर जोश और उत्साह होता है और फिर से ठंडा हो जाता है। इसलिए तुम रात में सोचकर सोते हो, लेकिन सुबह वह काम नहीं हो पाता है, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह तुम्हें केवल दुख ही देगा, क्योंकि तुम वो काम नहीं पूरा कर पाओगे और पूरा नहीं होगा तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश और उत्साह किसी काम का नहीं है। इसलिए कभी भी किसी बात पर जल्दी रूप से जोशीला मत हो जाओ। अपने मन को शांत रखो और शांति के साथ एक निरंतर जोश और उत्साह पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें कुछ रास्ते बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम जीवन पर्यंत जोश और उत्साह से भरे हुए रह सकते हो और किसी काम को करने में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की तरफ हर दिन एक कदम बढ़ाने का फैसला करो। तुम्हें पूरा काम एक ही दिन में खत्म नहीं करना है। यही सोचकर हम कभी भी अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तुम खुद ही सोचो, क्या तुम एक दिन में ही खेतों में फसल उगा सकते हो? कभी भी नहीं उगा सकते हो। फसल उगाने का काम धीरे धीरे होता है, इसलिए तुम रोज अपनी फसल उगाने के लिए एक कदम बढ़ाना शुरू करो। जैसे ही फसल उगाने का समय आए तो तुम सबसे पहले एक दिन जाकर तुम अपने खेतों को तैयार कर दो। उसके बाद धीरे धीरे करके हर एक चीज के साथ अपने खेतों में फसल उगाने का काम बढ़ाते रहो। उससे तुम्हारा जोश और उत्साह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम हर एक दिन अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम मंजिल के करीब पहुंच रहे हो और मंजिल भी तुम्हारी तरफ ही आ रही है। इसलिए जब तुम अपने मंजिल के पास पहुंच जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा तो उत्साह और भी बढ़ता चला जाएगा। जब कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे वह पहाड़ बहुत ही ऊंचा दिखाई देता है। शायद वह पहाड़ को देखकर उस पर चढ़ने का फैसला ही ना करे तो वह कैसे पहाड़ पर चढ़ेगा। लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी चोटी तक पहुंचने लगता है तो उसके कदम खुद ब खुद जल्दी जल्दी उठने लगते हैं, क्योंकि वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका होता है। इसलिए पहला सिद्धांत, रोज अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओ, न ज्यादा न कम। दूसरा सिद्धांत जो आलस्य को दूर कर देता है वह यह है कि हम तरह तरह का खाना पीना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है। इसलिए उन नशीले कणों का खात्मा बहुत ही जरूरी हो जाता है।
अगर तुम उन नशीले कड़ों को खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज सुबह जागने के बाद तिल का तेल लेना और उसे अपने मुंह में भरकर उसका कुल्ला करना। यह तुम्हें 21 दिनों तक हर दिन 5 मिनट तक करना है। इसके बाद तुम्हारे शरीर में से सारे नशीले कण खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से विद्युत की भांति काम करने लगेगा। तीसरा सिद्धांत जो आपको जड़ से उखाड़कर फेंक देगा वह यह है कि स्वाद को भुलाकर वह खाओ जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है। हम अक्सर वह चीजें खाते हैं जो इंसानी हाथों के द्वारा बनाई जाती है। हम सीधा प्रकृति से मिलने वाला भोजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए जो भोजन हमें सीधा प्रकृति से मिलता है, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज की रोटी इत्यादि इत्यादि, इस तरह का खाना खाने से आपके शरीर से आलस्य दूर रहेगा और ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा।